जो हम कल जो टॉपिक रिवाइज किए थे उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे चलेंगे, जो 10th और 12th दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और जो कल अपन थ्योरी पढ़े थे उसकी न्यूमेरिकल आज प्रूव करेंगे उस बेस पे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान देना होता है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले एक जगह पे नोट करें। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है और क्या क्या वैल्यू है। उस वैल्यू के आधार पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कौन सा फार्मूला आप इसमें इंटर करेंगे। तो अभी तक आपने दो ही फार्मूला पढ़े, एक पढ़ा आपने क्विट इंडिया मूवमेंट वाला Q इक्वल टू IT, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा बक वाला V इक्वल टू W/Q। ये आपने दो फार्मूले पढ़े हैं। तो हम ये दोनों जो आपने कल थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कौन से में कौन सा फार्मूला लगेगा। ये अपने को अभी कुछ आइडिया नहीं है, अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आइडिया लगाएंगे। वैल्यू लिखने के बाद क्या क्या दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू सर्किट। माने सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा ये हमें पता करना है। दिया हमको क्या क्या है, करंट 5 एम्पियर। करंट मतलब आई दिया हुआ है 5 एम्पियर। करंट किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो इसको कुछ चेंज नहीं करना है, सीधे सीधे हम आई इक्वल टू सोल्यूशन जब हम चालू करेंगे तो आई इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है। टाइम हम किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट में हम मेजर करते हैं टाइम को, सेकंड में। तो हम जब भी टाइम की बात करेंगे या लेंथ की बात करें, लेंथ हम जनरली हम मीटर में मेजर करते हैं, तो हम एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो जहां नहीं दिया हुआ है उसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, ठीक है, 10 मिनट। अब मिनट को हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकेंड में तो 10 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 600 सेकेंड। ये आ गया टाइम। अब हमको फार्मूले कितने मालूम है, अभी तक हमने दो फार्मूले मालूम है, Q इक्वल टू IT एंड दूसरा V इक्वल टू W/Q। ये हमें दो फार्मूले मालूम है। अब देखिए, अब पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Q से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो हमको निकालना क्या है इसमें, Q। तो अब देखिए हमें क्या क्या मालूम हो गया, I मालूम हो गया है, T मालूम हो गया है और चार्ज हमें नोन करना है। हमारे पास कितने फार्मूले हैं, ये और ये। देखें, अगर ये फार्मूला होता तो W होता मालूम और V मालूम होता तब ये फार्मूला लगता, सेकेंड फार्मूला, ठीक है। जब हमको W और Q मालूम है और फर्स्ट फार्मूला हमें I, T और Q तीन है दिया हुआ, तीन में से कोई भी दोनों रहेगा तो तीसरा निकल आएगा। तो इसमें फिट नहीं हो रहा, हमको कौन से फार्मूले में फिट करना पड़ेगा इसको, और निकालना क्या है हमको, इलेक्ट्रिक चार्ज Q निकालना है। तो Q इससे भी निकल सकता है और इस फार्मूले से भी निकल सकता है, लेकिन दिया क्या है सबसे पहले आप लिखेंगे तो आपको निकालना क्या है, कौन से फार्मूले से, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है, बस यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट पॉइंट दैट व्हाट इज गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। तो दो फार्मूले हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी आपको निकालना है ना, उसको लास्ट में लिखें और जो दिया हुआ है उसको पहले लिखें, और उसकी यूनिट जो दी होती है बुक में, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसी के एज इट इज लिखें, अपने में चेंज नहीं करें उसको। मिनट में दिया, पता चला होशियारी लगे दिखाने आवर में कर दिए, बोले नहीं हम तो आवर में करेंगे, ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, पहले क्या दिया है उसको आइडेंटिफाई करके लिख लें। तो हमें क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है, करंट, करंट दिया हुआ था इसमें, और दूसरा क्या दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ। टाइम लेकिन किसमें दिया, मिनट में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक चार्ज Q निकालना। तो अब हमको फार्मूला देखें, Q इससे भी निकल सकता है, Q इससे भी निकल सकता है। तो अब इसमें तो ये दो एसेंशियल है ही नहीं, तो कहां से निकालेंगे। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये पहला फार्मूला जो हमने लिखा है इसको लगा देंगे। ये हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करें,
उसके बाद आपके दिमाग में कितने फार्मूले हैं चार्ज के, वो दिमाग में रखें और उसको अप्लाई करें। तो यहाँ पे चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, हम सीधे अप्लाई यही करने जा रहे हैं। Q इक्वल टू क्या होगा, आई टी। आई कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। टाइम क्या दिया हुआ है, 600 सेकेंड। ठीक है, अब इंटू करेंगे, ठीक है। अब ये डेसिमल 1 पॉइंट पे ये हो गया, ठीक है। अब वो Q है, चार्ज आया। तो चार्ज को किस में नापते हैं, मेजर किस में करते हैं, तो जिसमें जो मेजर करते हैं वही यूनिट लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, तो कूलाम क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड को हम सी के फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं यूनिट को, दो यूनिट आ रही है, इसकी यूनिट एम्पियर है और इसकी यूनिट सेकेंड है। तो एम्पियर सेकेंड इज नोन एज द कूलाम। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 1 कूलाम इक्वल टू एम्पियर 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस आधार पे आपको, ठीक है, चार्ज की वैल्यू आपको पता चल गई और यही आपको निकालना था। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इस क्वेश्चन में हमको यही निकालना था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे जाते हैं, हम बेसिक चीजों से चालू कर रहे हैं, जिससे आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, नीट का या आप है ना जेई एडवांस देने या मेंस देने जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और फटाफट करते चले जाएंगे, है ना। जबरदस्ती का फार्मूला नहीं लगाएंगे कि 3 फार्मूले हैं, कोई भी फार्मूला लगा ट्राई कर रहे हैं। पहले आप देखो कौन सा फार्मूला लगना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन द मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम। चार्ज साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब Q दिया हुआ है 2 कूलाम across the 2 point having a potential difference of 12 volt। माने पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिखें, और कूलाम ये Q इक्वल टू 2 कूलाम। हम चार्ज को कूलाम में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर माइक्रो कूलाम रहता या ठीक है नैनो कूलाम रहता तो फिर हम माइक्रो कूलाम रहता तो 10 की पावर -6 कूलाम लिखते, माइक्रो कूलाम नहीं लिखते। अगर मान लो ऐसे लिखा रहता, ऐसे 2 माइक्रो कूलाम, तो अगर Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम है तो आप सीधे क्या करते, 2 × 10 की पावर -6 ये कूलाम, सीधे इसमें कन्वर्ट करते। तो सबसे पहले आप यूनिट देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। यहाँ पे सीधे सीधे कूलाम है, माइक्रो कूलाम या टेरा कूलाम या गीगा कूलाम कुछ नहीं दिया हुआ। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें जो मेन यूनिट है उसी पे फोकस करना है। यहाँ चार्ज क्या दिया हुआ है, कूलाम में दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट, वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो बेसिक यूनिट है उसी में दिया हुआ है। फिर आगे अपन आते हैं न्यूमेरिकल के फार्मूले पे। तो हम देखते हैं V सिर्फ इस फार्मूले से हम निकालता है, ये क्या निकालना है हमें, V दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, वर्क, हाउ मच वर्क। तो वर्क के लिए ये फार्मूला तो फिट ही नहीं है, सीधा सीधा वर्क के लिए ये फार्मूला फिट है, तो सीधा हम यही अप्लाई करेंगे। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। तो W इक्वल टू वही लिखते हैं, W इक्वल टू Q इंटू V। अब W इक्वल टू Q कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2C, और V कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12। तो 12 2 का कितना हो गया, 24, ये आ गया। अब वर्क किसमें, जूल में, तो आप सीधे सीधे यूनिट लिख देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं। ठीक है, तो सीधे से आपने जूल लिख दिया, क्लियर। अब यहां पे हम देखते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमें वर्क निकालना था और सभी की बेसिक्स यूनिट दी हुई थी, इसलिए हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बेसिक यूनिट में कन्वर्शन के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पहले लिखें, उसके बाद आगे फॉलो करें, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला स्टेप। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 कूलम,
ईच कूलाम मतलब 1 कूलाम। और कूलाम क्या होता है, किसको मेजर करते हैं कूलाम में, चार्ज को। तो हम ये Q इक्वल टू लिख लिए, Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 कूलाम, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट बैटरी। तो बैटरी क्या है, ये वोल्ट डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो V इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट। अब आगे देखें, हमें दो ही फार्मूले मालूम है, ये फार्मूला बिल्कुल फिट नहीं बैठता क्योंकि V तो इसमें है ही नहीं, हम सीधे सीधे यही फार्मूला लगाएंगे। तो हम निकालेंगे सीधे सीधे जो जानते हैं, जितना मालूम है हमको सीधे सीधे वर्क निकालना है, बाद में हम बताते हैं क्या स्टेप आगे होगी। तो हम सीधे सीधे पहले वर्क निकालें, जितना आपको नॉलेज है। बाय द वे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप ट्विस्ट हो जाते हैं, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले लिखें, जो उससे रिलेटेड फार्मूला है वो लिख लें और सॉल्व कर दें। दो चीज मालूम है, तीसरी आपको इससे निकल जाएगी। जनरली जो भी मैक्सिमम इसमें आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में फार्मूले, वो सिर्फ 3 चीजों से लेके बनते हैं, 3 चीजों वाले मैक्सिमम फार्मूले आते हैं। वैसे आगे आएंगे तो जब हीट निकालना होगा तो उसमें है ना आई आर टी, 3 उसमें भी आएगा, आई स्क्वायर आर और टी के कांस्टेंट होता है, तो 3 उसमें भी आता है ना। वीआईपी पावर निकालना होगा तो भी वही हो जाएगा 3 ही। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी यही होती है कि हम जितनी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करते हैं 10th से रिलेटेड, 12th में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन 12th में भी लगभग वही है। बेसिक 3 चीजें रहेंगी, किसी भी क्वेश्चन में बेसिक सिर्फ 3 रहेगा, और वो 3 में से कोई भी 2 दिया रहेगा, चौथा तीसरा आपको निकालना है, चौथा का चेंज ही नहीं करना है आपको, चांस ही नहीं लेना। चौथा अगर दिया है तो फिर कोरिलेट होगा किसी से, जैसे इसमें चौथा आ गया, क्या हो गया एनर्जी। अब यहां पे तो 2 ही फार्मूले अपने को मालूम है, 2 ही पढ़ाया गया, तो एनर्जी कहां से निकालेंगे, वो अपन कोरिलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो अब हमको जो मालूम है वो निकालना है। हमें क्या निकालना है इसमें, वर्क, क्योंकि Q और V मालूम है, हम W निकाल सकते हैं। तो W हम निकाल दिए, W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। अब Q कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो ये 6, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। तो भाई आप कितना वर्क कर सकते हो, भाई जितनी आपकी एनर्जी रहेगी उतना। अब आपका मोबाइल फोन है या ठीक है टैबलेट है, कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, जितने इसमें एनर्जी रहेगी। तो सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है, आप कितना वर्क करोगे जितनी आपकी एनर्जी रहेगी, तो वो इक्वल होता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। मतलब आप उतना ही काम कर सकते हो जितनी आपके पास एनर्जी हो, और जितनी एनर्जी रहेगी उतना काम, और उतना काम उतनी एनर्जी। तो सिंपल सा फंडा है। तो अब हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो हमने वर्क निकाला है। तो एनर्जी की भी वही होती है यूनिट, ये हो गया एनर्जी हमारी क्या हो गई 6 जूल, और इसका आंसर क्या हो गया 6 जूल, ठीक है। हाँ, आज जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो टॉपिक है जो है हमारा ओम्स लॉ, है ना। तो ये ओम्स लॉ उसके नाम से ही जैसे आइडेंटिफाई होता है, ओम ने दिया था, तो ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज सीमन ओम। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नीट में कई बार ये क्वेश्चन मैंने कॉमन क्वेश्चन देखा, कई साइंटिस्ट के नाम बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और किस कंट्री को करते हैं वो बिलोंग, ऐसे कई इसमें पूछता है एग्जाम में। तो आपको दिमाग में रखना हमेशा नाम में ही कई बार ट्रिक्स छुपी रहती है, जैसे जॉर्ज सीमन ओम। तो जॉर्ज, जॉर्ज कौन पढ़ेगा, जॉर्ज से जर्मनी, सीधा सीधा दिमाग में रखिए आप। मतलब साइंटिस्ट का नाम से ही आपको कंट्री याद हो जाएगी, अगर थोड़ा सा आपको रिलेट करेंगे कहीं भी। तो जॉर्ज सीमन ओम, ओम का पूरा नाम है, और जॉर्ज से ही हमें पता चल जा रहा है किस कंट्री का, जर्मनी का। तो आपको कभी डाउट ही नहीं होगा। तो जॉर्ज सीमन ओम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया था, वी और आई का रेशियो निकाला था, ठीक है। यहां वी मान लो या आई मान लो, तो उसने देखा कि ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, यही ओम्स लॉ था। तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में अब कैसे बताएंगे, देखिए अब देखिए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आई के। कंडीशन क्या होगी कि कोई भी गिवन टर्मिनल में जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो जो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और कब होगा, जब टेम्परेचर क्या हो, डिफिनिट हो, फिक्स हो, है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है, V इक्वल टू, इसको हटाते हैं कांस्टेंट को, तो I और R कांस्टेंट आ जाता है। तो हम R पहले ना लिख के, ये R I हो गया ना, लेकिन हम पहले ना लिख के
ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, ताकि बच्चों को याद रहे। बच्चों को याद कराने के लिए मैं ये बताता हूं, और ये बताता हूं कि ओम बहुत धीर था। ट्रिक्स अपने आप याद हो गई, फार्मूला का ट्रिक्स हो गया। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, धीर, और इससे न्यूमेरिकल आपको पता चल जाएगा। ओम क्या था? धीर था, और ओम जर्मनी का था। तो ये जॉर्ज सीमन ओम याद रखेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट याद रखेंगे, रेशियो याद रखेंगे। तो अब आप निकालेंगे आर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और वी बाई आई, तो ये इसलिए कांस्टेंट वैल्यू आती है। वी बाई आई कांस्टेंट आ गया, इसलिए कांस्टेंट शो कर रहा। ये ग्रोथ या डिक्रीज नहीं शो कर रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू, मतलब रेशियो फिक्स्ड रहती है वी और आई की। तो इस हिसाब से आता है आर की वैल्यू फिक्स्ड। तो जितना वी चेंज करते जाएंगे उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में आई चेंज होगा, और इस कंडीशन में कांस्टेंट वैल्यू हमें रेजिस्टेंस की मिलेगी। और ये ओम में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसमें जो रुकावट पैदा हो रही है। तो अब उसके बाद आते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस के कंडक्टर को डिपेंड करते हैं। तो अब ये आपको ये आर इक्वल टू जाता है ये, ठीक है। अब इसको ट्रिक्स में क्या बनाता हूं बच्चों को याद कराने के लिए, ताकि हमेशा ना भूलें। मेरा एक भतीजा है बेंगलोर में, तो बहुत रोल मारते रहता है, तो उसी के नाम पे मैंने ट्रिक्स बनाया। ये रोल है किसका? राकेश का। ये रोल है किसका? राकेश का। तो आर रेजिस्टेंस के लिए हो गया, रो रेजिस्टिविटी के लिए हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है ना, और एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ वायर। तो वायर है तो उसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब सभी की यूनिट भी समझ लीजिए। आर की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस है, ओम होगी। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी? है ना, स्क्वायर मीटर, है ना, मीटर का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, ठीक है, जो वायर की लेंथ है वो, मतलब जैसे ये वायर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, इसकी एल हो गई और इसकी रो हो गई। तो रो की क्या होगी यूनिट? तो अब मैं उसकी भी ट्रिक्स आपको बता दे रहा हूं, ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, अभी भूले ही नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा यूनिट्स को लेके, है ना। रोएगा कौन? बच्चा ही रोता है ज्यादा, बड़े तो रोते नहीं है। तो रोएगा तो क्या करेगा? ओ माँ यही ना करेगा, और क्या करेगा? तो उसकी यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। रो की यूनिट क्या हो गई? ये ओ मीटर, सिंपल सा, ठीक है। ओमा, रो ओमा, बच्चा रोता, रोएगा बच्चा ही। तो अब रो क्या हो गई? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी किसकी कितनी होती है ये आपको दिमाग में थोड़ी सी रख लेनी है। तो देखिए सबसे अधिक जो कम रेजिस्टेंसी होती है रजिस्टिविटी, है ना, वो कंडक्टर्स की होती है, जिसमें कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जो हो जाता है अपना 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -8, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और रजिस्टिविटी ज्यादा किसकी होती है? जो बिल्कुल करंट को बहने ही नहीं देगा। तो बहने कौन नहीं देता? इंसुलेटर बहने नहीं देता। और कितनी रजिस्टिविटी हो जाएगी? जितना बड़ा हो जाएगा वो, 12th के पढ़ने के बाद, जैसे बच्चे आ जाते हैं 12th से लेके, है ना, 17 तक, मान लो 5-7 साल, तो ये जो रजिस्टिविटी जो मैक्सिमम होती है इंसुलेटर की, वो हो जाती है 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17। तो ये रजिस्टिविटी आप दिमाग में रखेंगे कि सबसे लो रजिस्टिविटी किसकी हो गई? ये कंडक्टर की हो गई, और सबसे हाई रजिस्टिविटी किसकी हो गई? इंसुलेटर की हो गई। ये दिमाग में आपके बैठा होना चाहिए क्या कितना होता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है, रेंज में पूछ देता है कि जैसे 10 की पावर -7 दे दिया, तो पता हो क्या होगा? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, या सेमी कंडक्टर। तो वो आपको ध्यान रखना है, किसकी रजिस्टिविटी कहां तक है और क्या हो सकता है वो सब्सटेंस। तो आप रजिस्टिविटी देख के आप बता सकते हैं, और रजिस्टिविटी की यूनिट मैंने बता दिया आपको, ओम मीटर, ठीक है। तो इस तरह आपको दिमाग में रखना है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, ये आते हैं अपन कनेक्शन को। कनेक्शन देख रहे हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज, मतलब रजिस्टेंस अलग अलग लिए हुए हैं, 3 रजिस्टेंस लिखे हुए हैं, R1 R2 R3। तो ये R1 R2 R3 3 रजिस्टेंस हो गए, और तीनों रजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। अब ये टर्मिनल में कैसे जोड़े गए हैं? ये XP है, QS है और ST है, और इनके ज्वाइंट क्या है? ये पहला यहां से लेके यहां तक है, दूसरा यहां से ज्वाइंट हो गया यहां तक है, तीसरा यहां से लेके यहां तक है।
अब मैंने पढ़ाते समय लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि वोल्टामीटर हमेशा कहां जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर 1 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 V2 V3, ये हमारा V1 V2 V3 हो गया, और R1 R2 R3 हो गया। अब अमीटर, अमीटर देखिए ये सर्किट है, सर्किट में अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, आप यहां लगा दो, आप यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, अमीटर हर जगह ये सीरीज में ही होगा। तो हमने सर्किट में यहां लगा दिया, यहाँ पे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमने एक की दिखा दिया, के डॉट दिखा दिया हमने, क्लोज है, ये बैटरी हो गई हमारी, है ना, आपको पहले बता चुके हैं। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट फ्लो क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर होता है, इसलिए प्लस में हमने प्लस का इधर डायरेक्शन लगा दिया करंट फ्लो का। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब जब ये क्लियर हो गई तो अपन जाते हैं, तो अब आई क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये मैं उसके लिए भी एक ट्रिक्स बनाता हूं। ये क्या है, आप सबको एक पंक्ति में बैठा दिए हैं, अब कोई बड़ा छोटा नहीं रह गया, है ना, ये सब तो अलग अलग थे, R1 R2 R3, लेकिन पंक्ति में बैठा दिए, तो क्या ईगो रहेगा, क्या नहीं रहेगा। एक पंक्ति में बैठ के जब खाता है आदमी जमीन पे, तो ईगो खत्म हो जाता है, चाहे वो साइकिल से आयो, चाहे कार से आयो, चाहे स्कूटर से आयो। तो वही चीज मैं बच्चों को समझाता हूं कि जब सीरीज में कनेक्शन होता है करंट का, तो आई क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, आई क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ईगो नहीं रहेगा। आई मींस करंट और ईगो नहीं रहेगा। तो रेजिस्टेंस अपन देख रहे हैं, ये अलग अलग लगाए गए हैं, और ये पूरा बता देंगे अपन, यही एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। इन द टर्मिनल R1 R2 R3 आर द थ्री रेजिस्टेंस एंड V1 V2 V3 are three potential differences, and here they are connected in parallel, and this is the full terminal, you can explain it. Now we know that V equal to IR, ठीक है, ये जानते हैं। तो जब V1 की बात करेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I तो सेम है, लेकिन R1 क्या है, पहले वाले में R1 है रेजिस्टेंस। दूसरे की जब बात करेंगे, V2 की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये I R2। जब V3 की बात करेंगे तो I R3 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो V क्या होगा, ये जो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है इन सभी का सम होगा, यही चीज हम लिख रहे हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उन सभी का सम, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा तीनों में, तो इसलिए हमने ये चीज लिखा। तो अब आगे हम देखते हैं, अब V की वैल्यू हमको क्या मालूम है, यहां से हम लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल फोर इक्वेशंस इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में हम क्या कर रहे हैं, इन फोर इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 V इक्वल टू क्या है, आई आर, तो V की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई आर। V1 की जगह पे क्या लिख देंगे, आई R1। V2 की जगह पे आई R2, V3 की जगह पे आई R3। आई कॉमन हो जाएगा, आई कॉमन ले लिया, यहां क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जब भी रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें दिमाग में हमेशा रखना है कि रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में रहेगा तो वो टोटल हो जाएगा। इसलिए इस रेजिस्टेंस की वजह से और दूसरा कनेक्टिविटी की वजह से जो घरों की वायरिंग होती है वो सीरीज में नहीं की जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने पंखा जोड़ दिया, यहाँ पे कूलर जोड़ दिया, यहाँ पे मान लीजिए आपने मिक्सर जोड़ दिया, तो अब तीनों में से कोई भी एक खराब हो गया तो सर्किट तो पूरा ही नहीं होगा ना, यहाँ करंट ही नहीं फ्लो होगा, मिक्सर खराब हो गया, स्विच ऑफ हो गया, उड़ गया उसका सर्किट, तो अब क्या होगा, ये करंट को पूरा ही नहीं करेगा। तो अगर हम सीरीज में घरों में जोड़ दें, पंखे को, बल्ब को, सबको एक साथ जोड़ दें सीरीज में, तो ऐसी स्थिति में एक खराब होगा तो पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे। ये इसका एग्जांपल आप प्रैक्टिकली कहां देखे होंगे, जब पहले झालर आती थी बल्ब वाली, बड़ी बड़ी झालरें, है ना, कोई फल का शेप में बना हुआ रहता था, कोई सिंपल शेप में बना हुआ रहता था। तो अब उसमें क्या, एक भी अगर बल्ब खराब हो गया झालर का तो पूरी झालर खराब हो जाती थी,
ठीक है, तो वही सीरीज में सब जुड़ा हुआ था, इसलिए आगे करंट ही नहीं फ्लो होता था। तो अब ये इसी वजह से हमारे घरों की जो वायरिंग होती है, जो ऑपरेटर्स जोड़े जाते हैं, वो ये सीरीज में नहीं जोड़े जाते हैं। सीरीज में जोड़ देंगे तो एक खराब होगा तो आगे वाला नहीं चलेगा। दूसरा रीजन क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो करंट है वो हीट एनर्जी के रूप में मैक्सिमम खत्म हो जाएगी। तो और करंट क्या है, ठीक है, इसमें वोल्टेज क्या है, सबको अलग अलग मिलेगा, वोल्टेज सेम नहीं रह पाएगा। सीरीज में जोड़ने से ये भी प्रॉब्लम है कि वोल्टेज में फ्लक्चुएट हो जाएगा, मतलब वोल्टेज जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रह पाएगी। इसलिए जो घरों की वायरिंग होती है वो कभी भी सीरीज में नहीं की जाती है, पैरेलल में की जाती है। पैरेलल में क्या, एक खराब हुआ तो दूसरा चलता रहेगा, तीसरा खराब, ये नहीं कि पंखा आपके घर का फ्यूज हो गया तो बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। पंखा का कंडेंसर खराब हुआ तो बल्ब आपका जल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज में आप जोड़े रहते तो अगर आपका मिक्सर खराब हो गया तो कुछ नहीं चलता, पूरी पूरी अगर आप मिक्सर चालू कर दिए तो उस समय शांति से बैठे रहिए, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना है, सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन हाउस वायरिंग में होता है। तो इसका ये अपने को एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और जब जोड़ेंगे तो इसके न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।